नमस्कार दोस्तों, यह है तर्क भारत। तो 20वीं सदी में एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता ने कहा था कि हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड इन आइसलैंड, हु रूल्स द वर्ल्ड आइसलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। तो यह थे सर हालफोर्ड मैकिंडर, और उनका हार्टलैंड थ्योरी आज भी भू राजनीति की एक नींव मानी जाती है। लेकिन कुछ दशकों बाद एक अमेरिकी विद्वान ने उसे चुनौती दी। उनका नाम था निकोलस स्पाइकमैन, जिसने कहा कि हु कंट्रोल्स द रिमलैंड रूल्स यूरेशिया, हु रूल्स यूरेशिया कंट्रोल्स द डेस्टिनीज ऑफ द वर्ल्ड। तो आज की दुनिया में ये दो विद्वान हार्टलैंड बनाम रिमलैंड केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इन दोनों सिद्धांतों की असली जंग चल रही है, और इस जंग में चीन, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान सभी एक प्रकार से मोहरे हैं। तो अगर चैप्टर फर्स्ट में हम देखेंगे कि हार्टलैंड और रिमलैंड सिद्धांत क्या है, तो इतिहास की नींव में अगर हम देखें तो हार्टलैंड थ्योरी की उत्पत्ति 1904 में हुई। मैकिंडर के प्रसिद्ध एक निबंध है उनका कि द जियोग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री से इसको लिया गया था हार्टलैंड थ्योरी को। तो यूरेशिया का केंद्रीय हिस्सा रूस, मध्य एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मंगोलिया। प्राकृतिक सुरक्षा में अगर हम बात करें तो आर्कटिक से पर्वत, मरुस्थल और विशाल मैदान तक यहाँ पर सुरक्षा की बात की गई है। और ये जो क्षेत्र है संसाधनों से भरपूर है, लेकिन समुद्रों से थोड़ा कटा हुआ है। ये क्यों महत्वपूर्ण था हार्टलैंड? तो 20वीं सदी में रेल, सड़कें, टैंक और सेना मुख्य भू क्षेत्र से नियंत्रण स्थापित कर सकती थी। समुद्री शक्तियों के लिए इसे नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल था। तो मैकिंडर का मानना था कि जो देश इस केंद्र को नियंत्रित करेगा वो बाकी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। अब आता है रिमलैंड थ्योरी। यह कब आई? 1942 में। कौन लेके आया इसको? निकोलस स्पाइकमैन ने कहा कि असली शक्तियां किनारों यानी कोस्टल्स फ्रिंगेज में है, ना कि केंद्र में। तो रिमलैंड में अगर हम देखें क्या क्या आता है, पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र आता है, मध्य पूर्व आता है, दक्षिण एशिया का क्षेत्र आता है, दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र आता है और पूर्वी एशिया आता है। तो रिमलैंड वो क्षेत्र है जहाँ से सभ्यताएं उगती हैं, व्यापार होता है, समुद्री शक्ति पनपती हैं, और संघर्ष भी वही होता है। स्पाइकमैन ने साफ कहा है कि सी पावर नॉट लैंड पावर डिफाइंस द मॉडर्न एज। तो अध्याय 2 में हम जानेंगे कि इंडो पैसिफिक 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है। तो अब सवाल उठता है कि 21वीं सदी में इन दोनों सिद्धांतों की रिलेवेंसी क्या है। तो पहला क्षेत्र देखो, इंडो पैसिफिक। तो इसका स्ट्रेच क्या है? तो ईस्ट अफ्रीका से लेकर के अमेरिका के पश्चिमी तट तक इसका स्ट्रेच है। और जीडीपी इसकी किसकी है? अगर इसका हम जीडीपी में हिस्सा माने तो ग्लोबल जीडीपी का 60% हिस्सा ये कवर करता है। अगर व्यापार की बात माने तो 50% से ज़्यादा समुद्री व्यापार इस क्षेत्र से गुजरता है। और इसमें अगर हम स्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रेट हैं? तो मलक्का स्ट्रेट, हार्मोज स्ट्रेट, बॉब एल मंडेव स्ट्रेट। तो विश्व के सबसे अहम चोक पॉइंट भी यहीं पर है, जहाँ से पूरा व्यापार चलता है। मतलब लगभग 80% व्यापार अगर देखें तो यहाँ से चलता है। तो इनकी हिस्सेदारी कितनी है? 50% की समथिंग। तो जियो मिलिट्री प्रेजेंस है यहाँ पर यूएस 7th फ्लीट भी है, क्वाड है यहाँ पर सक्रिय, चाइनीज़ नेवी यहाँ पर सक्रिय है, इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम भी यहाँ पर सक्रिय है। तो इंडो पैसिफिक असल में रिमलैंड का ही एक विशाल विस्तार है, और इस रिमलैंड को नियंत्रित करने के लिए आज अमेरिका और चीन एक छुपी हुई जंग लड़ रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच ये जंग चल रही है। तो चैप्टर 3 में अगर हम भाग 3 में बात करें तो हम इसमें बात करेंगे चीन का हार्टलैंड से रिमलैंड तक का विस्तार कैसे हुआ।
चीन मूलतः एक कॉन्टिनेंटल पावर है। उसका कोर हार्टलैंड है, बीजिंग, जिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया। लेकिन आज चीन रिमलैंड तक पहुंच चुका है। थैंक्स टू BRI और साउथ चाइना सी पर आक्रामक उसने दावे करना शुरू कर दिए हैं। उसने अपना विस्तार बताना शुरू कर दिया है कि हमारा विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर हम देखें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना के द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव है, इसमें 140 से ज़्यादा देशों का निवेश हो गया है। देशों में इसने निवेश कर दिया है। किसने? चाइना ने। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं? मुख्य रूप से ग्वादार पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट। तो ये पोर्ट कहाँ पर है? श्रीलंका में। और फिर इसके बाद एक आपने देखा होगा डिजुबूती, मतलब जिबूती बेस। रिमलैंड में स्ट्रेटजिक फुटप्रिंट्स यहाँ पर वो अपना पैर पसार रहा है चाइना। तो साउथ चाइना सी अगर देखें हम, आर्टिफिशियल आइसलैंड देखें, मिलिट्री बेसिस की बात करें, स्ट्रिंग ऑफ पेर्ल्स स्ट्रेटजी की बात करें, जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाली है इंडिया के लिए। तो सीधी सी बात है, चीन का उद्देश्य है हार्टलैंड से रिमलैंड तक विस्तार, और रिमलैंड के चोक पॉइंट हैं उस पर अपना आधिपत्य जमाना, जिससे जो चोक पॉइंट पर अगर हम कब्जा कर लें तो कब्जा करने के बाद, चोक पॉइंट पर कब्जा करने के बाद इस व्यापार पर केवल हमारा नियंत्रण हो जाएगा, हमारा एकाधिकार हो जाएगा। अध्याय 4 की बात करें हम, तो अमेरिका रिमलैंड की असली समुद्री शक्ति है। तो स्पाइकमैन का सिद्धांत अमेरिका ने सबसे अच्छी तरह अपनाया है। रिमलैंड का कंट्रोल करना अमेरिका की ग्रांड स्ट्रेटजी रही है। तो अमेरिका के अगर हम पाँव देखें कि कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रही है, अमेरिका का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो मिलिट्री बेसिस इन जापान, जापान पर भी अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं। साउथ कोरिया, गुआम, डियागो गार्सिया और क्वाड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। ऑकस अलायंस, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट्स 2022। तो अमेरिका जानता है कि अगर रिमलैंड उसके हाथ से गया तो यूरेशिया हाथ से निकल जाएगा, और फिर पूरी दुनिया, अगर रिमलैंड हाथ से निकला तो पूरी दुनिया हाथ से निकलते वक्त समय नहीं लगेगा। तो अगर हम बात करें तो भारत की बात करें, अध्याय 5, भारत रिमलैंड की उभरती शक्ति। तो भारत भले ही भूभाग से कॉन्टिनेंटल पावर हो, पर उसकी भू राजनीतिक आकांक्षा रिमलैंड को नियंत्रित करने की है। अगर भारत की रणनीति की बात करें तो भारत ने देखो क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो पहला तो उसने शुरू किया है सागर डॉक्ट्रिन। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और दूसरा चलाया इसने मिशन सागरमाला। तो ये इसमें उसने ब्लू इकोनॉमी का विस्तार किया है। फिर चाबहार पोर्ट पर भी इसने रिमलैंड में प्रवेश का एक पश्चिमी गेट खोला है। क्वाड और IONS मतलब इंडियन ओशियन नवल सिम्पोजियम, इसमें भी भारत एक्टिव है, सक्रिय है। और इसके बाद अंडमान निकोबार कमांड गेटवे ऑफ मलक्का। तो मलक्का स्टेट पर भी भारत कंट्रोल करता है। तो यहाँ से चाइना अपना पैर नहीं पसार सकता, क्योंकि यहाँ पर भारत की जो अंडमान निकोबार जो कैटेगरी है वहाँ पर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नेवी है। तो भारत अपने दक्षिणी गेट को डायमंड ऑफ इंडियन ओशियन बना रहा है ताकि स्ट्रिंग ऑफ पेर्ल्स को काट सके। अध्याय 6, रिमलैंड बनाम हार्टलैंड स्ट्रेटजिक कंपैरिजन। विशेषता क्या है? हार्टलैंड और रिमलैंड की विशेषता क्या है? तो पहला तो है कि ये भू राजनीतिक का भूभाग है, इसका यूरेशिया का केंद्र है, यूरेशिया का किनारा। प्रमुख देश हैं इसमें रूस, चीन, मुख्य भूमि भारत, जापान, आसियान, अमेरिका। ताकत है अगर इसकी बात करें तो लैंड पावर। तो ठीक है, बात हम हार्टलैंड और रिमलैंड की कर रहे हैं। तो जो हार्टलैंड का भूभाग है यूरेशिया का केंद्र, और जो रिमलैंड का भाग है यूरेशिया का किनारा। और जो हार्टलैंड में प्रमुख देश के रूप में रूस और चीन है, मुख्य रूपी भारत और जापान की है, और बल्कि जो रिमलैंड में आसियान और अमेरिका। अगर ताकत देखें तो हार्टलैंड की ताकत है लैंड पावर और रिमलैंड की ताकत है सी पावर, समुद्री शक्ति। सुरक्षा की बात करें तो जो हार्टलैंड है इसे नेचुरल बैरियर्स हैं इसमें,
और जो वो है क्या नाम उसका, रिमलैंड में आपको मिल जाएंगे वल्नरेबल चौक पॉइंट्स। तो आज का अगर हम संघर्ष क्षेत्र में देखें तो यूक्रेन, कजाकिस्तान, साउथ चाइना सी, मलक्का स्टेट, तो ये सब यहाँ पर हर्टलैंड और रिमलैंड दोनों चीज़ों को प्रभावित करते हैं। तो अगर हर्टलैंड में युद्ध चलता है तो रिमलैंड में तूफान आता है, एकदम से भूचाल आ जाता है, एकदम सारे देश हथियारों की जोड़ तोड़ में लग जाते हैं कि ये, और मतलब एक प्रकार से हमारे हिसाब से ये शीत युद्ध ही चल रहा है। शीत युद्ध थोड़ा 1990 में थमा था, लेकिन अब रूस ने अपने पैर उखाड़ने फिर से शुरू कर दिए, पैर जमाने फिर से शुरू कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर रूस और अमेरिका का शीत युद्ध नहीं, मुझे लग रहा है अभी चाइना और अमेरिका और इंडिया, ये 3 ध्रुवों पर एक बातचीत चल रही है। तो अध्याय 7 की बात करें, 21वीं सदी में विजेता कौन होगा। तो 21st सेंचुरी की भू राजनीति एक सिंपल सवाल पर टिकी है, क्या कॉन्टिनेंटल पावर्स रिमलैंड को जीत पाएंगी या मैरीटाइम पावर रिमलैंड को डिफेंड कर पाएंगी। तो कुछ महत्वपूर्ण हमें ट्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चीन का मैरीटाइम एक्सपेंशन बनाम भारत डिटरेंस, भारत का राइज इन इंडिया ओशियन एज ए बैलेंसिंग फोर्स के रूप में। और अगर हम रसिया की बात करें तो रसिया की हार्टलैंड सेंटर एक प्रकार से सीमित पहुंची है। इंडो पैसिफिक अलायंस की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि इसमें हमें क्वाड देखने को मिला है, IORA देखने को मिला है और ऑकस देखने को मिला है। तो अगर हम भविष्यवाणी की बात करें, इसमें अगर इसकी प्रिडिक्शन की बात करें तो हार्टलैंड शायद अब भी एक पाइवट है, लेकिन रिमलैंड ही बैटलफील्ड है और इंडो पैसिफिक उसका सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो भूगोल सिर्फ नक्शा नहीं, नीति है। भूगोल से हम इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश हमें करना चाहिए, हर देश को करना चाहिए। तो हार्टलैंड और रिमलैंड ये शब्द आज सिर्फ सिद्धांत नहीं है, सिर्फ थ्योरीज नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक अलायंस और सैन्य गतिविधियों के ऑपरेशनल फ्रेमवर्क्स बन चुके हैं। इंडो पैसिफिक में जो हो रहा है वो दरअसल मैकेंडर और स्पाइकमैन की लड़ाई का आधुनिक रूप है, और भारत उस केंद्र में है जहां भूगोल ही भविष्य लिख रहा है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में भूगोल को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा, यही है जियो डिकोड। इसलिए हम आपको यहाँ पर भूगोल समझाते नहीं हैं, यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स समझाते नहीं हैं, उस जियोपॉलिटिक्स में आपको जीने पर मजबूर करते हैं, आपको वहाँ पर जाने के लिए आपकी मदद करते हैं कि आप देखें संसार में क्या चल रहा है, क्या क्या